अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सबसे संवेदनशील और रणनीतिक जलमार्ग बाब अल मंदेब और होर्मुज की खाड़ी में युद्ध के बादल अब लगातार गहरे हो रहे हैं। लाल सागर में यमन के हूती विद्रोहियों के लगातार खूनी हमलों और होर्मुज में अमेरिका और ईरान के बीच सीधी नौसैनिक भिड़ंत ने दुनिया की अर्थव्यवस्था और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को खतरे में डाला है। एक तरफ हूती लड़ाकों ने एक नागरिक मालवाहक जहाज पर डबल टैप मिसाइल हमला करके 6 निर्दोष लोगों की जान ले ली, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी नौसेना ने ईरान की ओर जा रहे एक कार्गो जहाज पर हेलफायर मिसाइलें दागकर उसे पूरी तरीके से बेकार कर दिया। लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाला बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग बाब अल मंदेब में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यमन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के अनुसार ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने तंजानिया ध्वज वाले और खाद्यान्न लेकर जा रहे छोटे मालवाहक जहाज तेहमाहा को निशाना बनाया। हूतियों ने इस असह्य मर्चेंट वेलेस पर एक के बाद एक 3 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इस भीषण हमले के बाद जहाज में आग लग गई। पहली मिसाइल स्ट्राइक के तुरंत बाद ही जहाज पर सवार चालक दल 4 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें 3 पाकिस्तानी नागरिक और एक इंडोनेशियाई नागरिक शामिल थे। इसके अलावा कई अन्य क्रू सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हूती विद्रोहियों की क्रूरता और हिंसक कार्यशैली का भयावह रूप तब सामने आया जब आग की लपटों से घिरे जहाज को बचाने और घायलों को निकालने के लिए यमन तटरक्षक बल और बचाव दल के सदस्य मौके पर पहुंचे। रिपोर्ट के मुताबिक जब बचाव कार्य पूरी जोरों पर था, तब हूती लड़ाकों ने जानबूझकर दूसरा मिसाइल हमला कर दिया। इस सैन्य भाषा में इसको डबल टैप अटैक कहा जाता है, जिसका सीधा मकसद राहत और बचाव में जुटे निहत्थे लोगों की जान लेना होता है। बता दें कि इस दूसरे हमले में बचाव दल के 2 और सदस्यों की मौके पर जान चली गई, जिसमें कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 6 से 10 हो गई। हालांकि हूतियों ने आधिकारिक तौर पर इस हमले का दावा करने में हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन यमन सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खुफिया एजेंसियों ने पुख्ता सबूत के आधार पर इस कृत्य के लिए हूती उग्रवादियों को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा किया। लाल सागर में जारी इस हिंसा के बीच फारस की खाड़ी के मुहाने यानी कि होर्मुज पर भी सैन्य स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण है। अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव बढ़ गया है, लगातार ठप पड़ा हुआ है। यूएस सेंट्रल कमांड ने आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार को अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी में पनामा के ध्वज वाले जहाज वेलानोवा पर सैन्य कार्रवाई कर दी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये जहाज अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाहों पर लगाई गई सख्त समुद्री नाकेबंदी को तोड़कर ईरान की सीमा से प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। अमेरिकी नौसेना द्वारा बार बार दी गई चेतावनियों और रेडियो संदेशों को जब जहाज के कैप्टन ने नजरअंदाज कर दिया, तो अमेरिकी नौसेना ने MS-60 सीहॉक हेलीकॉप्टर से तुरंत कार्रवाई करते हुए जहाज के इंजन रूम और स्टीयरिंग गियर को लक्ष्य बनाकर 2 हेलफायर मिसाइलें दाग दी। मिसाइल अटैक के बाद जहाज की नियंत्रण प्रणाली पूरी तरीके से समाप्त हो गई और जिसकी वजह से स्थिति बेहद गंभीर होती हुई नजर आई। ये 2 मामले लगातार ये बड़े सवाल करते हैं कि अब जो जहाज का किसी भी युद्ध से लेना देना नहीं है, उन पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। आपको बता दें कि यही कारण है कि अमेरिका और इजराइल दोनों ही हूती उग्रवाद के पूर्ण सफाई और उनके सैन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है। दुनिया के सबसे व्यस्ततम समुद्री व्यापारिक मार्गों पर निर्दोष नाविकों का खून बहाकर और वैश्विक सप्लाई चेन को बाधक बनाकर हूती लड़ाकों ने साबित कर दिया कि वह केवल अस्थिरता और तबाही फैलाने का जरिया है। हूती विद्रोहियों को इस स्तर का आधुनिक सैन्य हथियार, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन तकनीक कहां से मिल रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। पश्चिमी शक्तियां, संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न रिपोर्ट और यमन सरकार का लंबे समय से आरोप रहा है कि ईरान इस क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों को साधने के लिए हूतियों को पूरी तरीके से संरक्षण देने का काम भी कर रहा है। अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी और ईरानी जहाजों पर कड़ी निगरानी इसी क्षेत्रीय प्रभाव को सीमित करने की रणनीति का हिस्सा भी है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके की चीजें और किस तरीके की स्थिति जो है वो बनती हुई यहाँ पर साफ तौर पर नजर आती है। अधिकांश मालवाहक जहाजों को अब सुएज नहर का छोटा रास्ता छोड़कर अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का लंबा चक्कर लगाना पड़ सकता है, जिससे सामान पहुंचाने में 12 से 15 दिनों की देरी होगी और परिवहन लागत में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिलेगी, क्योंकि ये रास्ता बेहद ज्यादा लंबा है और लगभग 15 से 16 दिन इसमें लग सकते हैं। देखना होगा कि आने वाले समय में और क्या बदलाव आएंगे। अमेरिकी राजनीति और वैश्विक कूटनीति के केंद्र में इस वक्त की एक खबर गूंज रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडराया है। बता दें
विदेश से लौटने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि कर दी है कि तुर्की में आयोजित शिखर सम्मेलन के दौरान उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए अपना आधिकारिक विमान एयरफोर्स वन बदलकर एक छोटे C-32A विमान में सवार होना पड़ा था। ट्रंप का ये संदेश और बयान ऐसे समय पर आया है जब अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान कथित तौर पर भारी बौखलाहट में है और खून का बदला खून की नीति पर चलने के लिए ट्रंप की हत्या की साजिशें रच रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट की सनसनीखेज रिपोर्ट और ट्रंप के खुद के दिए गए बयान के मुताबिक तुर्की यात्रा के दौरान एक अत्यधिक गोपनीय सुरक्षा अभियान चलाया गया। राष्ट्रपति ट्रंप को कतर से मिले बोइंग 747 विमान और उनके पारंपरिक एयरफोर्स वन की जगह एक बेहद शांत और छोटे C-32A विमान में स्थानांतरित किया गया। सुरक्षा एजेंसीज के सूत्रों के अनुसार खतरे की गंभीरता इतनी अधिक थी कि राष्ट्रपति को किसी संभावित हवाई हमले या ट्रैकिंग के मामले में बचाने के लिए एक कैटरिंग कंटेनर सर्विस एरिया के जरिए चुपके से निकालकर छोटे सैन्य विमान तक ले जाया गया। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि मैं सीक्रेट सर्विस और अमेरिकी सेना के निर्देशों का पूरी तरीके से पालन करता हूं। उन्होंने मुझे सलाह दी कि सुरक्षा कारणों से मुझे किसी दूसरे विमान से यात्रा करनी चाहिए। मैंने उनसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए क्योंकि मुझे पता है कि मुझे लगातार गंभीर धमकियां मिल रही हैं। ट्रंप ने अपनी खास शैली में आगे इसको जोड़ा, जो राष्ट्रपति अहम नहीं होते उन्हें धमकियां नहीं मिलती, लेकिन शायद मैं दुनिया का सबसे अहम राष्ट्रपति हूं, इसलिए मेरी जान को खतरा ज्यादा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद तेहरान का रुख अत्यधिक आक्रामक और अनियंत्रित है। ईरानी शासन और उनकी सैन्य शाखा इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स में इस वक्त अयतुल्ला की मौत को लेकर बौखलाहट देखी जा रही है। तेहरान की ओर से खुलेआम ये संदेश दिए जा रहे हैं कि वे अपने सर्वोच्च नेता और अतीत में मारे गए अपने शीर्ष कमांडरों का बदला लेने के लिए खून का बदला खून के सिद्धांत पर काम कर रहा है। ईरानी शासन का सबसे बड़ा निशाना ट्रंप है। ईरान का मानना है कि उसकी वर्तमान रणनीतिक नाकेबंदी और ऐतिहासिक कार्रवाइयों के पीछे ट्रंप ही मुख्य रणनीतिकार हैं। यही वजह है कि ईरानी खुफिया एजेंसीज दुनिया के किसी भी कोने में ट्रंप को निशाना बनाने की साजिशों में जुटी हुई हैं। तुर्की में मिला इंटेलिजेंस इनपुट अभी संभावित हमले की ओर इशारा कर रहा था, जिसके बाद अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने बिना एक पल गवाए ट्रंप का विमान बदलने का कड़ा और अभूतपूर्व फैसला ले लिया। अंतर्राष्ट्रीय कानून, मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाला कोई भी स्वतंत्र देश या नागरिक ईरानी शासन के इस हिंसक और आतंकवादी रवैये का कभी समर्थन नहीं कर सकता। ईरान द्वारा चलाए जा रहे स्टेट रिस्पॉन्सर आतंकवाद, भाड़े के हथियारों का इस्तेमाल और वैश्विक नेताओं का निशाना बनाने की साजिशें किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराई जा सकती। खामेनेई के दौर में ईरान ने न केवल अपने ही देश में नागरिकों का दमन कर दिया, बल्कि पूरे मध्य पूर्व को अस्थिर करने का काम किया है। उनकी मौत के बाद तेहरान का इस तरीके से बौखलाकर दुनिया भर में बदले की आग भड़काना अंतर्राष्ट्रीय हवाई सुरक्षा को खतरे में डालना उनकी हताशा को दर्शाता ही है। एक राष्ट्र अध्यक्ष की हत्या की साजिश रचना किसी देश की विदेश नीति का हिस्सा नहीं हो सकता और तेहरान इस अमानवीय और हिंसक एजेंडे का कड़ा विरोध होना जो है वो अनिवार्य है। ट्रंप को पहले भी कई बार जानलेवा हमलों की कोशिशों का सामना करना पड़ा है। तुर्की की घटना इस साफ दर्शाती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगी सीक्रेट सर्विस और पेंटागन अब किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं बरतेंगे। राष्ट्रपति की आवाजाही को ट्रैक होने से बचाने के लिए डिकॉय विमानों का इस्तेमाल किया जाएगा। कतर से मिले नए विमान से लेकर पारंपरिक एयरफोर्स वन तक हर जेट की सुरक्षा ऑडिट जो है वो लगातार की जा रही है। बता दें कि ईरानी हैकर्स या मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम से बचा भी जा सकता है। मध्य पूर्व, यूरोप और एशिया में अमेरिकी दूतावासों और सैन्य ठिकानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि ईरान समर्थित गुट कभी भी अप्रत्याशित हमला कर सकता है। तुर्की में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का अचानक विमान बदला जाना केवल एक सुरक्षा प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये बात इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ईरान की बौखलाहट किस हद तक बढ़ सकती है। आयतुल्ला खामेनेई की मौत के बाद तेहरान द्वारा फैलाए जा रहे ये हिंसक माहौल और खून का बदला खून की घिनौनी सोच अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए बहुत बड़ा संकट है। हालांकि अमेरिका की चुस्त सुरक्षा व्यवस्था और दुनिया भर में चरमपंथ के खिलाफ उठती मजबूत आवाजों ने ये साफ कर दिया है कि तेहरान की इन खूनी साजिशों को कभी कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। तुर्की में ट्रंप की जान को खतरा था, जिसकी वजह से विमान अचानक जो है बदलना पड़ा। अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। आपको बता दें कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। भले ही दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के मुख्य भूभाग पर बारूद बरसा ना रही हों, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था की इस जीवन रेखा पर आपको बता दें कि अपना अधिकार जमाने के लिए रस्साकशी चल रही है।
राष्ट्रपति ट्रंप ने जहां सार्वजनिक तौर पर ऐलान कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अब पूरी तरीके से अमेरिकी सेना का नियंत्रण है और दबदबा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरानी शासन इस अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग को अवैध रूप से बंधक बनाकर दुनिया को ब्लैकमेल करने और अपनी बेजा शर्तें थोपने में जुटा हुआ है। पूरी दुनिया की सासत थमी हुई है और वैश्विक बाजारों की निगाहें होर्मुज़ पर मंडराते संकट पर टिकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मीडिया को दिए अपने ताजा बयान में दो टूक शब्दों में कह दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अब ईरान का कोई प्रभाव नहीं है और इस रणनीतिक मार्ग की सुरक्षा और आवाजाही की कमान अमेरिकी सशस्त्र बलों को सौंप दी गई है। अगर ईरान ने इस अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में अमेरिकी सेना या वैश्विक जहाज को चुनौती देने की कोशिश की तो आने वाला समय उसके लिए खराब होगा। अमेरिकी सेना की मुस्तैदी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में ओमान की खाड़ी में पनामा के ध्वज वाले एक मालवाहक जहाज ने जब ईरान की नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश की तो अमेरिकी नौसेना ने तत्काल कार्रवाई कर दी। चेतावनी के बावजूद जब जहाज नहीं रुका तो अमेरिकी हेलीकॉप्टर से 2 हेलफायर मिसाइलें दागकर उसके स्टीयरिंग और इंजन रूम को हवा में ही उड़ा दिया। जहाज ठप हो गया। अंतर्राष्ट्रीय नियमों और समुद्री संधियों की सरेआम धज्जियां उड़ गई। ईरानी शासन की पुरानी आदत रही है। होर्मुज़ जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर कब्जा करके ईरान लंबे समय से एक गुंडा टैक्स और फिरौती वसूलने की चाल लगातार चल रहा है। वाणिज्यिक जहाजों को ईरान डरा रहा है, धमका रहा है, तेल टैंकरों को अवैध रूप से जब्त कर रहा है। वैश्विक व्यापार को ठप करने की धमकी देना ईरानी विदेश नीति का घिनौना हिस्सा है। स्वतंत्र और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था का समर्थन करने वाला कोई भी देश ईरान की दादागिरी का समर्थन बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरीके के जो मामले हैं वो लगातार सामने आते रहे हैं। तो ऐसे में ये समझा जा सकता है, लेकिन अमेरिका दूसरी तरफ चेतावनी दे रहा है। अमेरिका कह रहा है कि भले स्थिति अभी थोड़ी सामान्य हुई हो, लेकिन अगर ईरान नहीं मानेगा तो उसको आने वाले समय में कड़ा भुगतान जो है वो साफ तौर पर करना पड़ेगा। कतर के विदेश मंत्रालय के अनुसार ओमान और ईरान के बीच समुद्री यातायात को बहाल करने को लेकर चर्चा में प्रगति भी हुई है, लेकिन जिस तरीके के हमले हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल जो है वो साफ तौर पर खड़े करते हैं, क्योंकि हुती उग्रवादियों ने दावा किया है कि उन्होंने सैन्य सामान लेकर जा रहे एक सऊदी मालवाहक जहाज पर हमला किया है। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि ईरान अपने संगठनों यानी कि प्रॉक्सीज के जरिए पूरे मध्य पूर्व के समुद्री मार्गों को अशांत करके कुचक्र जो है वो साफ तौर पर रच रहा है। तो बता रहे हैं, ये तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं जहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अमेरिका ईरान जो है वो आमने सामने आ चुके हैं और कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो बेहद खराब होती हुई नजर आ रही है। होर्मुज़ पर ट्रंप का संपूर्ण नियंत्रण का दावा एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। मध्य पूर्व में जारी भारी तनाव और सामरिक गहमागहमी के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर खामेनेई मुस्तफा सैन्य मोर्चे पर एक बड़ा और अभूतपूर्व कदम उठा रहे हैं। बता दें कि इजरायली मीडिया और पश्चिमी खुफिया एजेंसियों द्वारा लगातार किए जा रहे उन दावों को खारिज करते हुए जिनमें यह कहा गया था कि मुस्तफा खामेनेई गंभीर रूप से बीमार हैं या उनकी मृत्यु हो गई है, तेहरान से एक सनसनीखेज ऐलान सामने आ गया। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने न केवल अपनी मौजूदगी का कड़ा एहसास करा दिया, बल्कि ईरान की संपूर्ण सैन्य संरचना, IRGC, नियमित सेना और मिलिशियाई सेना में अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल कर अपनी सत्ता और सैन्य पकड़ को मजबूत किया। हालांकि रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि खामेनेई चाहे जितने भी सैन्य पुनर्गठन कर लें, अपने वफादार कट्टरपंथियों को शीर्ष पदों पर बैठा लें, लेकिन जब बात अमेरिका और इजरायल की आधुनिक तकनीक और विध्वंसक मारक क्षमता की आती है तो ईरान की यह तथाकथित कागजी सैन्य ताकत ताश के पत्तों की तरह ढहने में देर नहीं लगाएगी। पिछले कुछ समय से इजरायली मीडिया में खबरें ये तैर रही हैं कि ईरान के शीर्ष नेता मुस्तफा खामेनेई की स्थिति अत्यंत नाजुक है। उन्हें गुप्त रूप से इस्तेमाल में एडमिट कराया गया है। इजरायल ने यह तक दावा कर दिया है कि मुस्तफा का अंत अब बेहद करीब है, लेकिन इन सभी अटकलों और दावों पर विराम लगाते हुए मुस्तफा खामेनेई ने देश की सुरक्षा और सैन्य रणनीति को पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में कर लिया है। बता दें कि ईरान के सबसे शक्तिशाली और खुकार सुरक्षा संगठन IRGC का नया कमांडर इन चीफ मेजर जनरल अहमद वाहिदी को बनाया गया है। वाहिदी विदेशी अभियानों को अंजाम देने वाले फोर्स के प्रमुख रह चुके हैं। उनका ये प्रमोशन दर्शाता है कि आने वाले समय में ईरान अपनी आक्रामकता और युद्ध की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। ईरान की सशस्त्र सेनाओं का नया चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अली को नियुक्ति यहां पर मिल चुकी है, यानी कि पुरजोर तरीके से ईरान अपना एक तरीके से नई चीजें जो है वो अपनी मिलिट्री बेस पे शामिल करने की कोशिश कर रहा है। ईरान की सैन्य रचना में कोई नया फेरबदल, ये कोई सामान्य प्रशासनिक बदलाव नहीं है। ये मुस्तफा खामेनेई द्वारा अपनी सत्ता पर पकड़ मजबूत करने की एक ऐसी कोशिश है जो कहीं ना कहीं उनको ये लगा रही है
कि आने वाले समय में ईरान फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता, शांति और मानवाधिकारों का सम्मान करने वाला कोई भी सभ्य समाज या देश ईरानी शासन के इस दमनकारी हिंसक ढांचे का समर्थन कभी नहीं कर सकता। लंबे समय से अपने ही नागरिक की स्वतंत्रता को कुचलता आ रहा ईरान और पूर्व मध्य पूर्व में आतंकवादी गुटों जैसे हूती, हिजबुल्लाह और हमास का पोषण करके अस्थिरता फैलाता रहा है। मुस्तफा खामेनेई का यह सोचना है कि वह वफादार कमांडरों की फौज खड़ी करके अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा लेंगे, ये उनका सबसे बड़ा भ्रम है। आज का ईरान एक जर्जर अर्थव्यवस्था, आम जनता के भारी आक्रोश और कूटनीतिक अलगाव से जूझ रहा है। ऐसे में कट्टरपंथी जनरलों की तैनाती करके वे केवल अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान चाहे जितना भी बड़ा सैन्य फेरबदल कर ले, लेकिन सच यही है कि इजराइल और अमेरिका की संयुक्त सैन्य कार्रवाई उन्नत तकनीक के सामने तेहरान की तैयारी बेहद बौनी है। अमेरिकी और इजरायली रक्षा प्रणाली जैसे आयरन डोम, F-35 फाइटर जेट्स और स्टील निशाने साधने वाली हेलफायर मिसाइलों के सामने ईरान के पुराने और पारंपरिक हथियार किसी भी काम के लिए है ही नहीं। इतिहास गवाह है कि ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों और सैन्य जनरलों को उनके ही घर में घुसकर ढेर किया गया है। अमेरिका और इजराइल जब चाहे ईरान की वायु रक्षा प्रणाली, परमाणु ठिकानों, IRGC के मुख्यालय को कुछ ही घंटों के भीतर पूरी तरीके से तबाह कर सकता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने ताकतवर हैं। देखना यह होगा कि तेहरान का ये अड़ियल रवैया और सैन्य तानाशाही को मजबूत करने का कदम उसे विनाश की ओर लेकर जाता है या आने वाले समय में चीजों में सुधार जो है वो साफ तौर पर